हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 200 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों को जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। ये एग्ज़ाम में आपको प्रश्न मिलेंगे और बार बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हो, और पास में आए बेल घंटी को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है या ताप कितना होता है? आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आंसर है थियोफ्रेस्टस। क्या है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पौधों के बारे में बताया। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी हिस्टोरिका प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार की अलग अलग प्रजाति के पौधों के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों आंसर है स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों आरएनए। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन किरण। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन किरण। अगला प्रश्न है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? आंसर है अमीनो अम्लों के बीच में। अमीनो अम्लों के बीच में। दोस्तों एक सूचना आप लोगों के लिए, दोस्तों हमारे इस चैनल पर बहुत ही जल्द इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, जनरल साइंस के लेक्चर प्रोवाइड होने वाले हैं। इन सब की वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्द दोस्तों, उस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अधिक से अधिक अच्छे से तैयार करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो आंसर है दोस्तों राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। और दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसकी डिटेल हम आपको जब हमारा साइंस का वीडियो आएगा उसमें आपको मिल जाएगा बेसिक, और आप जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? आंसर है कैम्बियम। कौन सा ऊतक? कैम्बियम ऊतक। अगला प्रश्न है, भारत में नॉर्मन वोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नॉर्मन वोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आंसर है हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन वोरलॉग। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो आंसर है दोस्तों जाइलम। क्या है?
जाइलम। और दोस्तों ये 200 लगभग 200 प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस के पेपर उठा के देखोगे तो सारे प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे जो कि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? आंसर है बीजों पर आधी चर्मी रोग, बीजों पर आधी चर्मी रोम। चलिए अगला प्रश्न है, शोषण मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? आंसर है जूसिया। क्या दोस्तों? जूसिया। अगला प्रश्न है, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? दोस्तों आंसर है आंशिक मूल परजीवी। क्या है? आंशिक मूल परजीवी। अगला प्रश्न है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो आंसर है दोस्तों हवा के द्वारा परागण होता है। हवा के द्वारा परागण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? आंसर है पोटोमीटर। क्या है दोस्तों? पोटोमीटर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? आंसर है दोस्तों हिरण की। किसकी होती है? हिरण की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। दोस्तों फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आपको और कोई से प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मोस्ट IMP प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं। लगभग 200 प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों ये, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? आंसर है शारीरिक संरचना, शारीरिक की कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों की शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? आंसर है दोस्तों प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? आंसर है ट्रिप्सिन। आंसर है ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। फिर से सुनना, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वे लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो आंसर है दोस्तों बेरी रोग से। बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान महसूस होती है? तो आंसर है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
आंसर है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। कब किया? तो 1801 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और वहाँ पर सर्च करना होगा सक्सेस स्टडी 3। वहाँ पर आपको साइंस के सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है पारिस्थितिकी के अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर है फ्लोरिकल्चर। आंसर है फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। आंसर है आर्बोरिकल्चर। चलिए अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो दोस्तों, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठिक 12 वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? आंसर है जल। क्या है? आंसर जल। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। पौधे का जो पत्ती वाला भाग रहता है वो श्वसन क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एसिटिलीन का। आंसर है एसिटिलीन का। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आंसर है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। आपने देखा होगा जब हम वृक्ष काटते हैं तो उनके बीच में इस प्रकार की आकृति बनी होती है जिसे हम कहते हैं वलय। और यह वार्षिक वलय होती है। जब से पैदा होता है पौधा तब से बड़ा जब तक रहता पौधा तब तक उनके बीच में ये वलय होती है और इनके द्वारा ही इनको काउंट करके ही वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आंसर है रेटिना। रेटिना को उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 46 और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े। कितने दोस्तों? 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के
किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर है जांग की, उरु जांग की। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है दोस्तों, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर है 12। क्या है आंसर? 12। चलिए अगला प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? हमने अभी पढ़ा था लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब अधिक हो जाता है तब हम थकान महसूस करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में। और बच्चों में कहाँ पर होता है? तो बच्चों में प्लीहा में होता है, स्प्लीन में। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब है। अगला प्रश्न है, कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है? तो आंसर है दोस्तों आलू। आलू क्या है? रूपांतरित तना है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। अगला प्रश्न है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर होती है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। चलिए अगला प्रश्न है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर है दैनिक ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? आंसर है वॉन लेक। वॉन लेक। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? आंसर है एरिडोसाल। आंसर है एरिडोसाल। चलिए अगला प्रश्न है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आंसर है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स। और दोस्तों एक बीमारी भी होती है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसको जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? आंसर है वर्षा वन वाली वनस्पति मिलती है। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? आंसर है सोलेनेसी कुल से। क्या है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? आंसर है छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? आंसर है ताड़ के वृक्ष से होता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर है एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगर एंजाइम ना होगा तो पेट में भोजन का पाचन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? आंसर है बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आंसर है सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। चलिए लगभग 44% होता है प्रोटीन।
चलिए अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? आंसर है विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? आंसर है लेमार्क का कथन है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों हरी सब्जियों में पाया जाता है। लोहा हरी सब्जियों में और सबसे अधिक पाया जाता है पालक में, इसलिए पालक को खाते रहना। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो आंसर है मूत्र में होता है। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आंसर है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते? आंसर है विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? आंसर है चेचक के टीके की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है, एड्स होने का क्या कारण है? एड्स होने का क्या कारण है? आंसर है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स जो रहती है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो एड्स होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, और एड्स का जो वायरस रहता है वो किनको नुकसान पहुंचाता है? तो T4 लिम्फोसाइट्स WBC को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एड्स वायरस क्या है? एड्स वायरस क्या है? एड्स वायरस एक सूची RNA की है। एक सूची RNA की है। चलिए अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर है दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर है लाल शैवालों के कारण। लाल शैवालों के कारण। अगला प्रश्न है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचाया जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। जो आप सफेद वाला भाग देखते हैं हम उसी को खाते हैं, ना कि हरे वाले भाग को खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो सामान्यतः अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भोजन बनाने के लिए दोस्तों प्रकाश की आवश्यकता होती है पौधों को। चलिए अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गन्ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। कौन सा होता है? भ्रूणपोष। चलिए अगला प्रश्न है, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, या आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। चलिए अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया क्या है? निषेचन की क्रिया क्या है? निषेचन की क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। कौन सा है? रेफ्लेसिया है।
अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है, फूल है, पुष्प। चलिए अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो होता है वृक्क में, किडनी में। कहाँ पर होता है? वृक्क में, किडनी में। अगला प्रश्न है सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मतलब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? तो WBC में होती है। चलिए अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? या भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है दोस्तों, चावल। क्योंकि प्राचीन समय में सबसे अधिक किसकी फसल उत्पादन होती थी? तो चावल की होती थी। सबसे अधिक खाया जाने वाला फसल कौन सा है? धान। खाद्यान्न कौन सा है? तो चावल है, धान है। चलिए अगला प्रश्न है पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो पहला है प्रकाश संश्लेषण करना और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन करना। अगला प्रश्न है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि रात्रि में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं और दिन में O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाना तत्व है ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने है लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बताया सबसे पहले, इसलिए अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता कहा जाता है। और अरस्तु ने ही बायोलॉजी को दो भागों में बांटा, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न है तना काट आमतौर पर किसके लिए प्रवर्धन के लिए होता है? तो गन्ने के लिए होता है, ये हमने देख लिया। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है, ये भी हमने देख लिया। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा, ये भी हमने देख लिया। निषेचन की क्रिया है, ये भी हमने देख लिया। मतलब दोस्तों इसमें डबल प्रश्न रिपीट हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए यह आया है आपके लिए प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे अधिक अगर पशु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए अगला प्रश्न है किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? जो रेंडियर होते हैं उसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को दोस्तों गरीबों की गाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो दोस्तों दुधारू गाय की मुख्य पहचान होती है आयन पूर्ण विकसित होता है और दूध नलिका उभरी होती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये उसके लक्षण हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही पशुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। चलिए ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक बकरी है। पश्मीना एक क्या है? बकरी है जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी जो रहता है उसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम रहती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पर पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अगला प्रश्न है
किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वह शोषण करता है। अगला प्रश्न है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि रोग मनुष्य के हाथ में पहुंचता है? तो सुअर का जो मांस रहता है अगर उसको कच्चा खाएंगे तो फीता कृमि नामक रोग मनुष्य के हाथ में पहुंचता है, कीड़ा पहुंचता है। चलिए अगला प्रश्न है, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में दोस्तों एक भी आंख नहीं होती, कोई भी आंख नहीं होती, फिर भी वह दिशा देख लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो दोस्तों आंसर है टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा, अगर समुद्री गाय कहा जाए, समुद्री खीरा कहा जाए, समुद्री हाथी कहा जाए, जो भी है समुद्र से अगर रिलेटिव है तो दोस्तों मत्स्य वर्ग में सब आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली मछली पाषाण मछली है, पत्थर मछली है। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, जो कि पत्थर जैसे दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ी कोशिका किस जीव के अंडे की है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, घोंसला बना कर रहने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। अगला प्रश्न है, पावोक्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम किसका है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल है सबसे विशाल। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है और यह आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ता है। और सबसे छोटा अंडा भी हमिंग बर्ड पक्षी का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किसे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूलों की जो कली होती है वहां से लौंग को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो होता है केशिका जल। जो कोशिका रहती है वहां से आता है जल, केशिका नली टाइप का रहता है। चलिए अगला प्रश्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में ही होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन सा होता है? तो कोशिका का भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। चलिए अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा होता है? तो ऑक्जेनोमीटर। क्या आंसर दोस्तों? ऑक्जेनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, अग्नि निर्जा किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? आंसर है सेब से संबंधित है। तो सेब में कौन सा रोग हो जाता है? अग्नि निर्जा रोग हो जाता है। अगर सेब अंदर से लाल हो जाता है या उसमें सड़न लग जाती है तो कौन सा रोग है? वह अग्नि निर्जा रोग है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिर मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो हम द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता हैं दोस्तों। किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी।
ग्राफी। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो मनुष्य की त्वचा तलवा जो रहता है पाँव का, पैर का, वहां पर सबसे मोटी त्वचा रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? दोस्तों सौर ऊर्जा, जो सूर्य से आने वाली रोशनी होती है, ऊर्जा होती है, उसमें प्रदूषण की संभावना नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की सबसे अधिक लंबी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। और शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखना, वो अंडे की है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका है अंडे की और ये सबसे लंबी कोशिका है। चलिए अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो आंसर है पैरामीशियम, जो रहता है उसकी आकृति चप्पल के समान होती है, इसीलिए उसे चप्पल प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चप्पल प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए के दोस्तों एक भी आंखें नहीं होती, अभी हमने डिस्कस किया था, ये डबल आ गया वापस फिर से। चलिए अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का सबसे मुख्य स्रोत है। विटामिन ए के लिए गाजर सबसे अधिक खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, जो कि रतुंधी रोग को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, फिर भी लोग कहते हैं कि चावल खाया करो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, खाना अच्छी अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाले धातु कौन थे? तो रक्त में, ब्लड में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा हो जाना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ठीक है, ये क्या सब किण्वन के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? आंसर है दोस्तों पनीर। जो पनीर रहता है वह मानव शरीर में पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको एक उड़ने वाली छिपकली है। अगला प्रश्न है, कौन घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि किंग कोबरा जो रहता है वो घोंसला बनाकर रहने वाला एकमात्र सांप है। और अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली मछली व्हेल शार्क है। कौन सी है? व्हेल शार्क है। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो दोस्तों डाइएसिटिल के कारण सुगंध आती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो रहते हैं वो शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? दोस्तों तो मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कब बनाया था? तो जो मध्य पाषाण काल का जो भाग रहता है उस एज में मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया, पालतू पशु बनाया। चलिए अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल
सड़न रोग कवकों के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवकों के कारण होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। हमने देखा था कि मैग्नीफेरा इंडिका है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला, अगला प्रश्न है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? जड़ों से होता है। कहाँ से होता है? जड़ों से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्या है दोस्तों? आंवला। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो दोस्तों वाटसन के कारण, और वाटसन ने ही सबसे पहले बताया, इसलिए जीव विज्ञान की जो आनुवंशिकता के का अध्ययन किया जाता है उसके कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, शाखा। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। जो धूल प्रदूषण होती है उसको अगर रोक सकते हैं हम, तो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है नीम। तो दोस्तों ये हमारे थे सबसे महत्वपूर्ण बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और बहुत जल्द ही हमारे इस चैनल पर सारे वीडियो आपको लेक्चर लगने वाले हैं सारे वीडियो के। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।